Students, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी जो डिजीज है आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको मेरी पीपीटीज मिलें या मेरे जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं या लम्स के जो भी पीपीटीज हैं या पास्ट पेपर, तो वो उनको वो चाहते हैं तो उनको ये चीजें मिले, मटेरियल उनको मिले, तो फिर उनको जो है ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उनको जो है ना वीकली बेस पे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं या एमसीक्यूज जो भी टॉपिक के हिसाब से होते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका ये है, पैटर्न ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहें जो लिंक वो है मेरा जो है ना बायो में नंबर है, तो मुझे पर्सनल मैसेज करें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमने अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो जिसका जो है ना आज का 12th लेक्चर है अबाउट दी डिजीज। हमने जो है स्टोमेटाइटिस माउथ इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट किया है, तो आज की डिजीज है आईबीएस। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन। ठीक है, डिफाइन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आईबीएस है क्या। ठीक है, देन डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम ऑफ आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम को, मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को आईबीएस हो रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस पेशेंट को आईबीएस है। उसकी साइंस और सिम्टम्स देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस पेशेंट को जो है ना आईबीएस डिजीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ आईबीएस। जो 4 टाइप हैं, आईबीडी, आईबीडीसी एंड आईबीएसएम। ठीक है, तो ये जो है ना वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इसके सब टाइप ऑफ द आईबीडीएस। ठीक है, डिस्कस द कॉज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ आईबीएस। वो डिस्कस करेंगे कि भाई आईबीडीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके बिहाइंड कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। ठीक है, उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आईबीएस। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे आईबीएस की। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इन दिस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारा स्लाइड है वो क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस। ठीक है, तो व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम is a common gastrointestinal disorder involving in abnormal condition of gut contraction, motility and increased gut sensation, visceral hypersensitivity characterized by the abnormal pain, discomfort, gas, bloating, mucus in stool and irregular bowel हैबिट्स विथ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है आईबीएस की। तो इसको देखते हैं कि ये है क्या। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये होता क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है गट की। जो हमारी गट होती है, जीआईटी ट्रैक होता है, तो उसका जो है एबनॉर्मल मींस कि नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें मोटिलिटी, हमारी पेरेस्टल मोटिलिटी होती है, जिसकी वजह से फूड हमारा जो है ना माउथ से लेकर स्टमक तक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक जो है ये प्रोसेस होता है, मूवमेंट करता है फूड। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टल्स। ठीक है, तो अब वो जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड इंक्रीज गट सेंसेशन। वो जो सेंसेशन होती है ना, गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड वेगस नर्व। ठीक है, तो एक नर्व होती है जो वेगस नर्व होती है, वो क्या करती है, हमारे गट को और ब्रेन को कनेक्ट करते दिए। जो भी गट में जो भी इंजरीज होती है या डैमेज होता है या सोर्स वगैरह होते हैं, तो वो इन जो है ना इन्फॉर्म करती है, मैसेज करती है ब्रेन को, तो गट में ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो वो विजुअल हाइपरसेंसिटिविटी, जो भी विजुअल मींस के वाइटल ऑर्गन्स, जो भी जीआईटी ट्रैक के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसकी जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी मींस के सेंसिटिविटी हाइपर हो जाती है। हाइपर हो जाते हैं मींस कि इसकी जो है ना छोटी सी चीज को भी बड़ा समझते हैं और ब्रेन को बड़ा मैसेज देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द एब्नॉर्मल पेन, उसमें एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जाहिर सी बात है अगर पेन होगा तो उसको कंफर्ट जोन नहीं होगा, वो डिस्कम्फर्ट होगा। एंड गैस, ब्लोटिंग, म्यूकस इन स्टूल। ठीक है, तो इरिगुलर बाउल हैबिट्स, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इसमें दोनों दोनों हो सकते हैं। आईबीएस में जो दोनों हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, आईबीएस इज अ क्रोनिक कंडीशन दैट नीड लॉन्ग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। आईबीएस एक क्रोनिक कंडीशन है, मींस कि क्रोनिक और एक्यूट का आपको कॉन्सेप्ट होगा कि क्रोनिक वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक। दैट नीड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, इसमें जो है ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इट इज अ डिस्टर्बशन इन द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड गट, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिस्टर्बेशन होती है ब्रेन और जो हमारी गट, गट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं, हमारी बॉडी का सेकेंडरी ब्रेन है गट, ठीक है, तो वो ब्रेन और गट का जो कनेक्शन होता है वो क्या करती है, वेगस नर्व जो है उसको कनेक्ट कर देती है, ठीक है, तो अब वो जो कनेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से भी जो है ना ये आईबीएस होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ आईबीएस, आईबीएसडी, ठीक है, तो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया, दिस कम्स विथ स्टमक पेन, इसमें क्या होगा कि स्टमक में पेन होगा एंड डिस्कम्फर्ट होगा, ये क्या है, ये इसकी मेन सिम्टम्स है। अगर आईबीएसडी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया हो रहा है तो उसमें पेन भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा एंड अर्जेंट नीड टू मूव योर बाउल्स, मींस कि उसकी बाउल फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी। एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स और लूज वाटर स्टूल, ठीक है, इसमें जो है ना वाटर स्टूल्स होते हैं और लूज मोशंस वगैरह भी होते हैं, किसमें, इसमें जो है ना डायरिया में, ठीक है। उसके बाद आईबीसी कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, ये सेकंड टाइप है किसका, आईबीएस का। दिस कम्स विद द स्टमक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, एबनॉर्मल ब्लेड और इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स और लैम्पी हार्ड स्टूल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हार्ड लैम्पी स्टूल्स होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, वो उस केस में क्या था, उसमें डायरिया था, तो इसमें क्या होगी, इसमें जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन होगी, इसमें हार्ड जो है ना वो फीसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आईबीएसएम मींस के इसमें दोनों क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स्ड मींस के इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होगी, डायरिया भी होगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लाइक क्रैम्पिंग, इसमें क्रैम्पिंग होगा, बेली पेन एंड ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन आर बोथ, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होगी और डायरिया भी होगी, मींस के ये मिक्स्ड होती है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है, इसमें डायरिया भी होती है, ठीक है। उसके बाद अनक्लासिफाइड आईबीएस, अनक्लासिफाइड मींस के इसको अनक्लियर भी कहते हैं, ठीक है, ये फोर्थ टाइप है आईबीएस का, इसको अनक्लियर और अनक्लासिफाइड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अनक्लासिफाइड आईबीएस is a subtype of irritable bowel syndrome, IBS, in which the patient has typical IBS symptoms but does not meet the criteria of the IBS-C-D or mixed, ठीक है, तो इसमें जो है ना ये सब टाइप है किसका, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, जिसमें क्या होता है, पेशेंट्स को टाइपिकल आईबीएस सिम्टम्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है या मिक्स्ड है, ठीक है, तो ये एक अनक्लासिफाइड होता है, अनक्लियर होता है, तो इसमें कोई भी जो है ना हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये कौन सा टाइप है, ठीक है, इसमें तीनों होते हैं, सी भी, आईबीएस सी भी होता है, डी भी होता है, एम भी होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कॉज क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके बाद इसके बिहाइंड जो है ना कॉजेटिव रीजन एजेंट कौन सा है, तो लेक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जाहिर सी बात है जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में जो एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये डिजीज हो सकती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, फर्स्ट काज ये है। सेकंड क्या है, हाई स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस इंक्रीज मोटिलिटी एंड सेंसेशन ऑफ द कोलन, ठीक है, तो मेन रीजन ये भी है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आईबीएस होता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन में क्या होता है कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन में मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हमारे विजरल ऑर्गन्स जो है जो को हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया, विजरल हाइपर सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है, मींस के जो हमारे विजरल ऑर्गन्स है उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो ब्रेन को मैसेज फ्रीक्वेंटली देते हैं, इमीडिएटली देते हैं, तो फिर इस वजह से भी इट्स स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी आईबीएस होता है, ठीक है। डायवर्टिकुलोसिस हमने पढ़ा है, डायवर्टिकुलोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बल्जेस और स्पंजेस आउट होती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी इस वजह से होता है। फूड एलर्जी और सेंसिटिविटी ड्रग्स, ये क्या है, ये कॉजेटिव एजेंट हैं किसके, आईबीएस के। उसके बाद पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस, सर्जरी के बाद होता है मसल कंट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन, कंट्रैक्शन दैट आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर, कंट्रैक्शन कैन स्लो फूड पासेज, जैसे कि मोटिलिटी ऑफ द फूड जो है होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उस वजह से होता है।
एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस के जीआईटी ट्रैक और ब्रेन का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जो वेगस नर्व होती है वो प्रॉपर मैसेज को नहीं देती, तो इस वजह से भी जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता। दैट इज द मेन रीजन ऑफ द आईबीएस। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एनी कॉजेटिव एजेंट। जो भी हमने कॉजेटिव एजेंट पढ़ी है उसमें जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या पोस्ट सर्जरी या लेक ऑफ एंजाइम्स, कोई भी कॉजेटिव एजेंट है, अगर वो कॉजेटिव एजेंट है तो क्या करेगा, डैमेज और डिस्टर्ब कम्युनिकेशन बिटवीन गट एंड नर्वस सिस्टम। अगर वो कॉजेटिव एजेंट है तो वो क्या करेगा, गट और जो ब्रेन का कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको डिस्टर्ब करेगा। जाहिर सी बात है, अगर दो बंदों के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, मैसेज को नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, गट और ब्रेन के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन गैप आ गया है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो फिर जो है ना प्रॉब्लम होगा। अल्टरनेशन इन फ्रीक्वेंसी एंड इरिटेबिलिटी ऑफ द गट कंट्रैक्शन, क्योंकि ब्रेन जो है प्रॉपर मैसेज नहीं दे रहा, नहीं ले रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टरेशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी में, जो कि जीआईटी मोटिलिटी है उसमें जो इरिटेबिलिटी ऑफ द गट एंड कंट्रैक्शन, उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है ना ऊंच नीच आ जाएगी। उसके बाद विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं तो वो ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन पेरिस्टल्स मूवमेंट ऑफ गट, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से जो है ना हमारे जो गट की मूवमेंट होती है पेरिस्टल्स, उसमें जो है ना इम्पैक्ट बढ़ेगा। इंक्रीज रिजल्ट डायरिया, अगर मूवमेंट जो है वो बढ़ रही है तो डायरिया होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी है किसकी, आईबीएस की। उसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ आईबीएस, एब्नॉर्मल पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। अल्टरनेशन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया मींस के दोनों भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये मेन जो है ना सिम्पटम्स एंड साइंस है किसकी, आईबीएस की। अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन मींस के क्रोनिक पेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रैम्पिंग मींस के डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेशन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर टाइप में डिस्कस किया है कि डायरिया होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, मिक्स होती है, अनक्लियर्ड होती है। ठीक है, 4 टाइप है आईबीएस के। गैस एंड बर्टिंग, फूड इंटॉलरेंस से फटीग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, जाहिर सी बात है पेन होगा तो उसमें डिफिकल्टी इन स्लीपिंग मींस के डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, एब्नॉर्मल डिस्टेंशन। डायग्नोस टेस्ट ऑफ फॉर आईबीएस। ठीक है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए हम कौन सी डायग्नोस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, इसमें क्या होता है, एग्जामाइन द लोअर पार्ट ऑफ द कोलन, इसमें क्या करते हैं कि एग्जामाइन करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द कोलन को, सिग्मोइड को, विद द फ्लेक्सिबल लाइटेड ट्यूब सिग्मोइड स्कोप। सिग्मोइड स्कोप की वजह से जो लोअर पार्ट होता है इसका सिग्मोइड का, उसको हम एग्जामाइन करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, कोलोनोस्कोपी, स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब एग्जामाइन द इंटर लेंथ ऑफ द कोलन। कोलोनोस्कोपी की वजह से जो है ना एक स्मॉल ट्यूब होता है, हम जो है कोलन की लेंथ को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी असेस करते हैं। ठीक है, एक्सरे और सिटी स्कैन इमेज योर एब्डोमेन एंड पेल्विस, जो पेल्विक एरिया होती है या एब्डोमेन होता है तो उसको एक्सरे या सिटी स्कैन की वजह से हम एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, ये क्या होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। लैक्टोज इज एन एंजाइम यू नीड टू डाइजेस्ट शुगर फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लैक्टोज एक एंजाइम होता है लैक्टेज। ठीक है, तो वो क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो वो जो शुगर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल रही है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां से हमें जो शुगर मिलती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जीआई ट्रैक्ट में एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज। अगर उसकी डिफिशियंसी होगी तो वो भी जो है प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा। इफ यू डोंट प्रोड्यूस लैक्टेज यू मे हैव प्रॉब्लम। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई है तो वो शुगर को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो गए तो ये भी जो है ना आईबीएस काज करवा सकता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ लैक्टोज इज caused by the IBS, irritable bowel syndrome। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस टेस्ट फॉर आईबीएस, ब्रीथ टेस्ट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, यूबीटी यूरिया ब्रीथ टेस्ट इसमें होती है। ब्रीथ टेस्ट आल्सो कैन डिटरमाइन इफ यू हैव बैक्टीरियल ग्रोथ इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रीथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि अगर पेशेंट को जो है बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
इंटेस्टाइन में की जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ओवर है या लो है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ इज मोर कॉमन अमंग पीपल हु हैव बाउल सर्जरी और हु हैव डायबिटीज और सम अदर डिजीज दैट शो डाउन डाइजेशन, ठीक है। तो वो पेशेंट्स, वो पीपल जिनकी डाइजेशन लो होती है, या जो सर्जरी वाले पेशेंट्स होते हैं, या जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो उनमें क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ मोर कॉमन होती है, मींस कि उनमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम बैक्टीरियल ग्रोथ को देखेंगे, अगर वो ज्यादा है तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना आईबीएस है, ठीक है। उसके बाद अपर एंडोस्कोपी, ऑब्टेन टिश्यू सैंपल बायोप्सी, बायोप्सी जैसे करते हैं, आपको पता है, फ्रॉम योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्लूइड टू लुक फॉर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। स्टूल टेस्ट, स्टूल एग्जामिन फॉर बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, ठीक है। तो स्टूल टेस्ट करवाई जाएगी लेबोरेटरी के हिसाब से, पैथोलॉजी, ताकि देखेंगे स्टूल में कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस, अवॉइड फूड दैट ट्रिगर योर सिम्पटम्स, ईट हाई फाइबर फूड्स, उसमें जो है ना हाई फाइबर फूड्स दे जाएंगे पेशेंट्स को, एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट इनफ स्लीप, फाइबर सप्लीमेंट्स, फाइबर सप्लीमेंट भी देंगे उसको, प्रॉपर स्लीप पैटर्न बताएंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली बताएंगे, ड्रिंक प्लेंटी वाटर, एंड उसको जो वेजिटेबल्स एंड हाई फाइबर फूड वगैरह है वो उसको जो है ना प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको गाइड करेंगे। लेक्सिलेटिव्स, एंटी डायरियल मेडिकेशंस देंगे, एंटी पेजोमोटिक मेडिकेशंस हेल्प रिलीव पेनफुल एंड बाउल सेप्सम्स, एंटी डिप्रेशंस, पेन मेडिकेशंस, ये क्या है, ये मेडिकेशन से हम उसको देंगे। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस, सर्जिकल हैज नो रोल इन ट्रीटिंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एब्डोमिनोपेल्विक ऑपरेशन, स्पेशली कोलॉन रिससेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सर्जिकली हैज नो रोल इन दी ट्रीटिंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो एब्डोमिनोपेल्विक ऑपरेशन, स्पेशली कोलॉन रिससेशन इसमें होता है, ये क्या है, ये सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द आईबीएस है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द आईबीएस, मॉनिटर क्लाइंट इनटेक एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एक नर्स है वो जो है ना आईबीएस का पेशेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है, तो उसकी कैसे जो है ना केयर कर सकता है, उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाएगा, इनपुट एंड आउटपुट के, देखेगा कि पेशेंट की इनपुट क्या है और आउटपुट कितनी दे रहा है, ठीक है। मॉनिटर क्लाइंट्स वेट्स, पेशेंट्स का वेट मेजर करेगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मॉनिटर पेशेंट्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में, वो मॉनिटराइज करेगा, चेक करेगा कि वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। रीसेट्रेक्ट क्लाइंट डाइट टू क्लियर लिक्विड, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है लिक्विड प्रोवाइड करेगा जिसके वो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट रहे। ऑब्जर्व पेशेंट फॉर प्रॉपर फूड डाइजेशन, देखेगा कि पेशेंट जो चीजें खा रहा है, जो फूड इनटेक कर रहा है, उसकी डाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व स्टूल फॉर कलर एंड कंसिस्टेंसी, देखेगा कि पेशेंट का जो स्टूल है उसकी टाइमिंग कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका कलर कैसा है, ठीक है। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, वो जो डॉक्टर है इसको मेडिकेशन देगा तो वो उसको ऑर्डर करेगा। इनकरेज फॉर रूटीन एक्सरसाइज, लिमिट इनटेक ऑफ गैस फॉर्मिंग फूड एंड गैसिफाइड बेवरेज, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जो है ना बहुत अच्छे से जो भी ऑब्जेक्टिव हैं हमारे करिकुलम के हिसाब से वो डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह तमाम जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तमाम जल्द।